नमस्कार सभी को, मेकर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आर्यनदीप। क्लास 9 एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक की आज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 आज शुरू करते हैं। सो 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इसके पहले टॉपिक पे हमने समझा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हमने समझा था इससे पहले टॉपिक में। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो क्या-क्या क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हू आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? तो ये जो डेफिनेशन में रूलर्स की बात हो रही है, ये रूलर्स बेसिकली में कौन है? ठीक है? व्हिच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी में कौन-कौन से ऑफिशियल सेलेक्ट होने चाहिए और कौन-कौन से ऑफिशियल सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से होगा, कौन-कौन से होंगे, ये भी क्वेश्चन है। व्हिच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। तो ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि इंडिया में क्या है, जितने भी आपके इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो गए, तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स में हम बोल सकते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, एमपीज़ हो गए, फिर आपके एमएलएज़ हो गए। ये सब जितने भी ये सब क्या है, ये सब इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं। अब बात करें अगर नॉन इलेक्टेड की, तो नॉन इलेक्टेड में आपके कौन-कौन से हो गए? जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और भी जितने भी हैं, ठीक है? अदर ऑफिशियल्स हो गए गवर्नमेंट के। तो पहला क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन से ऑफिशियल सेलेक्ट होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है? और जो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनकी क्या-क्या डिसीजंस होने चाहिए? ये सब जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, इनकी क्या-क्या डिसीजंस होनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए जो कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाता हो? उस इलेक्शंस में क्या-क्या कंडीशंस होनी चाहिए? वो कंडीशंस किस तरीके से फुलफिल्ड हो ताकि हम उस इलेक्शन को कंसीडर कर सकें कि वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इलेक्शंस है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। तो वो कौन-कौन से लोग हैं जो किसी रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट करना मतलब वोट दे सकते हैं, और वो कौन से पीपल हैं जो एज अ रूलर इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी समझेंगे। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? क्या हम इंडिया के या किसी भी कंट्री के हर एक सिटीजन्स को, मतलब किसी भी कंट्री के एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे फॉलो हो रही है, तो क्या वहाँ पे हर एक सिटीजन्स को राइट है कि वो कोई भी सिटीजन्स वहाँ पे वोट दे सक रहा है या कोई भी सिटीजन्स वहाँ पे एज़ अ रूलर वो इलेक्ट हो सक रहा है? ठीक है? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सब सिटीजन्स दिस राइट? क्या इस राइट को कुछ-कुछ सिटीजन्स के लिए डिनाई किया जा सकता है या किया जाता है डेमोक्रेसी में? लास्ट क्वेश्चन है कि फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी एक किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या इसमें जो इलेक्टेड रूलर्स है वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं कि इलेक्टेड रूलर्स कैन डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, और देयर मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक फंक्शन विद सम लिमिट्स? तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फंक्शंस कर रही है उनमें कुछ लिमिट्स भी होने चाहिए, और क्या एक डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट को रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, ठीक है? तो इतने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम आगे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो द फर्स्ट वन इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसमें बात किया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के एक मिलिट्री के जनरल परवेज मुशर्रफ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिलिट्री coup फॉर्म की। ये जो मिलिट्री कूप है, ये क्यों फ़ॉर्म हुआ? ये तख्ता पलट करने के लिए फ़ॉर्म हुआ। तो किसकी तख्ता पलट हो रही है? तो ये मिलिट्री कूप अक्टूबर 1999 को फ़ॉर्म हुआ, और इस मिलिट्री कूप ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने पोज़ीशन से ओवरथ्रो कर दिया। मतलब कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर को वहाँ से हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशंस टू
प्रेसिडेंट, फिर बाद में उन्होंने अपने डेज़िग्नेशन को प्रेसिडेंट में कर दिया। फिर 2002 में एक रेफ़रेंडम हेल्ड हुआ था। उस रेफ़रेंडम में उन्होंने क्या माँगा कि वो माँग रहे थे कि ही ग्रांटेड अ 5 ईयर ऑफ एक्सटेंशन। वो मतलब रेफ़रेंडम एक होता क्या है, उस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो किससे पूछा जाता है, तो वो किसी कंट्री के सिटीज़न से पूछा जाता है। और अगर किसी कंट्री के सिटीज़न से उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को अप्रूवल मिल जाए या अलाउ कर दे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंडम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे, ये अपने सिटीज़न्स से एक 5 इयर्स का एक्सटेंशन मांग रहे थे, ठीक है। तो 5 इयर्स का एक्सटेंशन मांग रहे थे, तो इसमें से सिटीज़न्स ने, मतलब ये क्या पता चला कि 97.97% सिटीज़न्स ने इनके अप्रूवल में क्या किया, वोट दिया, इस चीज़ को अप्रूव कर दिया, 5 इयर्स के एक्सटेंशन को कंटिन्यू कर दिया। बट बाद में क्या पता चला कि ये जो भी 97.97% जो भी है, ये क्या था, एक फ़ॉल्स चीज़ था, ठीक है? तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ये जितने भी थे, इन्होंने क्या बोला कि ये जो रेफरेंडम है, वो बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड है। ये जो रेफरेंडम है, ये सही नहीं है। ये अनफेयर मीनिंग के थ्रू, अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू बनी है और फ्रॉड के थ्रू बनी है, ठीक है? फिर क्या हुआ, अगस्त 2002 में ही उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर चेंज कर सकता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को। मतलब उस लीगल फ्रेमवर्क ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, ठीक है? तो इस ऑर्डर में क्या था, उस चीज़ को समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ, वो उनके हाथ में क्या पावर थी कि वो जब चाहे तो नेशनल, नेशनल मतलब कि सांसद, और प्रोविंशियल मतलब कि विधानसभा, तो इन सभी असेंबलीज को वो क्या कर सकते हैं, कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट जो भी मंत्रालय ये सब होते हैं, कैबिनेट्स ये सब हो गए, वो कौन सुपरवाइज कर रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज कर रही है। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को डोमिनेट कौन कर रहा है, तो मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जब पास हुआ, इस लॉ के पास हो जाने के बाद क्या हुआ, इलेक्शंस हेल्ड हुए। और इलेक्शंस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस हुए। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हुए, और इलेक्शंस में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको कुछ ही पावर मिली। और जो मेजर पावर, जो फाइनल पावर जो होता है, मेन पावर जो होता है, वो किसके हाथों में था, तो वो था मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में और जनरल मुशर्रफ के हाथों में, ठीक है? तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की तरह समझते हैं, ये किस तरीके से ये सिनेरियो चल रहा था। मान लेते हैं ये एक घर है, ठीक है? इस घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये सब पॉइंट पॉइंट जो भी है, ये सब क्या है, लोग हैं। अब इन सभी लोगों ने एक ए पर्सन को क्या किया, मतलब अपने से बातचीत करके ए पर्सन को अपने घर का मुखिया बना दिया। अब ये जो ए पर्सन है, ये क्या पता चल रहा है कि ये ए पर्सन किसकी बात सुन रहा है, तो किसी बी पर्सन की बात सुन रहा है, किसी बी नंबर की बी पर्सन की बात सुन रहा है। तो घर में जितने भी डिसीजंस होने वाले थे, वो किसके हाथों होने वाले थे, ए पर्सन के हाथों में। बट वो जो ए है, वो किसकी बात सुन रहा है, बी की बात सुन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग वोट तो दिए थे ए को, बट डिसीजंस उनकी कौन ले रहा है, तो इनके डिसीजंस बी ले रहा है। जो कि पाकिस्तान में भी सेम कंडीशन चल रहा था, ठीक है? फिर क्या है कि ये जितने भी रीज़न्स हैं, यहाँ पे इतने सारे रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ के कंट्रोल में, हम ये बोल सकते हैं कि ये तो एक डेमोक्रेसी तो नहीं है, ठीक है? सो लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या जो रूलर्स पाकिस्तान में जो इलेक्ट हो रहे थे, वो क्या पीपल के द्वारा इलेक्ट हो रहे थे, जनता के द्वारा इलेक्ट हो रहे थे? तो नॉट क्वाइट, ये श्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल। तो पीपल शायद
ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे होंगे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, पर जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो रहे थे वो बेसिकली रियल में वो रूलर्स नहीं थे। क्यों नहीं रूलर्स थे? क्योंकि जो मेन पावर थी वो उनके हाथों में तो थी नहीं। जो फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर था वो तो उनके हाथ में था नहीं। तो वो किसके हाथ में था? तो द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। तो जो फाइनल पावर्स थी वो आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में थी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी। एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये जो दोनों थे ये जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है। सो दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप। ये सब जितने भी है, ये सब, ये जो सिनेरियो, ये डिक्टेटरशिप जहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे, और मोनार्कीज जहाँ पे चल रही है वहाँ पे ये सिनेरियो दिखने को मिलता है। सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। और इसमें किस तरीके से देखने को मिलता है? तो वो एक फॉर्मली एक पार्लियामेंट फॉर्म कर देते हैं, गवर्नमेंट को रखते हैं। और वो जो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट है इनके हाथों में पावर नहीं रहती है। रियल पावर किनके हाथों में रहती है? तो उनके हाथों में रहती है जो इलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो कुछ कुछ कंट्री में यही देखने को मिलेगा कि जो रियल पावर है वो किनके हाथों में है? तो जो बाहरी बाहरी जो लोग हैं, एक्सटर्नल जो लोग हैं, उन एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में है। और जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके हाथों में पावर नहीं है। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इस चीज़ को हम पीपल्स रूल तो नहीं बोल सकते। तो इससे हमें क्या फर्स्ट फीचर्स मिलती है? फर्स्ट फीचर हमें यह मिलती है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो किसके हाथों में होने चाहिए? तो उस इंसान के हाथ में होने चाहिए जो रियल में पीपल के द्वारा इलेक्ट हुए हैं। ना कि उस इंसान के हाथ में होनी चाहिए जो इलेक्ट होने के बाद उसके ऊपर कोई इंसान बैठा है, उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला फीचर हमें ये यहाँ पे मिलता है। फिर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है। इसके अंडर क्या है, समझते हैं इसको। तो इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called Huangguo Renmin Daibio Dahui, और इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी बोलते हैं। तो चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होती थी पार्लियामेंट के, कंट्रीज पार्लियामेंट के लिए। ठीक है। और उस पार्लियामेंट का नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और उसको इस नाम से भी बुलाते थे। तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस थी इसके पास क्या पावर था? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को अपॉइंट कर सकते थे। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। तो ये जो पार्लियामेंट है या ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसके अंदर टोटल 3000 या नियरली 3000 मेंबर्स थे। ठीक है। वो ओवरऑल चाइना से इलेक्ट होके आए हुए थे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे थे। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब इलेक्शंस कॉन्टेस्ट हो रहा है तो अगर किसी कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेटिव बनना है उस इलेक्शन का तो उसको किससे अप्रूवल लेना होगा? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इलेक्शन के लिए अप्रूवल लेना होगा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 small parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 to 3। तो वो सभी लोग या वो सभी रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को इलेक्शंस के लिए खड़ा कर सकते थे, जो कि अप्रूवल उनको लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। और उनके 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड अलाइड स्मॉलर पार्टीज जो थी उनसे उनको क्या लेना पड़ता? अप्रूवल या परमिशन लेना पड़ता। तब जाके वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते थे। ठीक है। तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके ही हाथों में सबसे मेन पावर थी। तो ये भी इससे भी पता चल रहा है कि ये भी एक डेमोक्रेसी वाली रूल तो फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, अब मेक्सिको की बात हो रही है। तो मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अभी चाइना में 5 years हो रहा था, तो मेक्सिको में क्या है कि हर 6 years में अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए यहाँ इलेक्शंस होती है।
द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो ये कंट्री कभी भी ना तो मिलिट्री ना तो डिक्टेटर के रूल के अंडर रही है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो पीआरआई, तो ये पीआरआई पार्टी थी, ठीक है। इसमें क्या है कि अपोजिशंस पार्टीज डिड नॉट did contest elections, sorry, opposition parties did contest elections but never managed to win। तो जितने भी opposition पार्टी है वो क्या थे, वो इलेक्शंस तो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बट वो कभी भी जीत नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो द पी आर आई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ये जो पी आर आई जो थी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स खेल रही थी उस इलेक्शंस में जीतने के लिए। सो ऑल दोज हु वेयर, तो क्या क्या डर्टी ट्रिक्स तो उसको समझते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो एम्प्लॉयड है किसके थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो एम्प्लॉयड है उनको क्या कंपलसरी थी, तो उनको ये कंपलसरी थी कि वो उनके पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करें। किनके पार्टी मीटिंग्स को, तो पीआरआई के पार्टी मीटिंग्स को अटेंड अटेंड करें। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, अब वो क्या करते थे, वो फोर्सफुली पेरेंट्स को बोलते थे कि आपको किसको वोट देना है, तो पीआरआई को वोट देना है। अब ये टीचर्स नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि टीचर्स एक गवर्नमेंट स्कूल के अंडर टीचिंग मतलब पढ़ा रहे हैं। तो अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो उनको उसके पोस्ट से हटा दिया जाएगा, पोस्ट उनका छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ था। फिर क्या था कि मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और जो वहाँ की मीडिया थी वो भी इग्नोर कर रही थी, किसको इग्नोर कर रही थी, तो जो उनके अपोजिशन पार्टी थे उनको इग्नोर कर रही थी। मतलब उनके बारे कोई भी चीज़ मीडिया में कुछ भी नहीं छपता था और ना कुछ दिखता था, ठीक है। तो उनको क्रिटिसाइज कर रही थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। कभी कभी क्या होता था, ये जो पोलिंग बूथ्स होती थी लास्ट मिनट में एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाती, तो विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो जो लोग को वोट उनके अपोजिशन पार्टी को देने का मन करता था, तो इसके चलते क्या होता था, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी, क्योंकि पोलिंग बूथ शिफ्ट हो गई है तो वो सब वोट कैसे दे पाएंगे, उनको वोट देने के लिए और भी बहुत ज़्यादा दूर जाना होगा। तो ये सब तिकड़मबाजी ये लोग करते थे। सो द पी आर आई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। जो पी आर आई थी वो बहुत ही ज़्यादा पैसे इकट्ठा करती थी अपने कैंपेन को चलाने के लिए, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स हो रहे हो उनके लिए, ठीक है। तो शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, तो क्या क्या एग्जांपल्स देखे, जैसे कि चाइना का जो एग्जांपल देखा हमने, मेक्सिको का जो एग्जांपल देखा हमने, तो इन सभी एग्जांपल्स को देख के क्या हम ये पता कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो पीपल थे वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर भी रहे थे, क्या ये सही में है? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो रीडिंग दीज एग्जांपल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, ये ऐसा नहीं हो रहा था। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सो इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में एक सीरियस चॉइस नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि चाइना में जो पार्टी एक पार्टी थी वो अपने अपोजिशन पार्टी को ही नहीं खड़ा होने दे रही है। मतलब उनके कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं थे, तो वहाँ पे एक सीरियस चॉइस तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो रह ही नहीं रहा है कि मैं अगर इसको वोट नहीं दे रहा हूँ तो फिर किसको वोट दूँ, ठीक है। वो ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है। एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि वो जो पार्टी खड़ी है उन्हीं को वोट देना होगा, ठीक है। सो दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। तो जो भी रूलिंग पार्टी है उन्हीं को चूज करना होगा, उन्हीं को वोट देना होगा, उन्हीं को अप्रूवल मिलेगी। तो कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। तो मैक्सिको के भी एग्जाम्पल में हमको क्या दिख रहा है कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको चॉइस तो मिल रही है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उनके पास चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेक्सिको में क्या कर रही थी, जो उनके जो वहाँ पे जो ये जो था पीआरआई, वो क्या कर रहे थे, तो वो लोग अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे थे। जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी इलेक्शंस में, वो सब फॉलो अप कर रहे थे, ठीक है। तो
ये तो बोल सकते हैं ना कि उनके पास चॉइस थी, बट प्रैक्टिकली दे हैड नो चॉइस। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट इट। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। तो इन सभी इलेक्शंस को हम फेयर इलेक्शंस तो नहीं बोल सकते। तो इन सभी चीज़ों से हम एक सेकंड फीचर ऐड कर सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी को की अंडरस्टैंडिंग में। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इलेक्शंस होना ही सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। तो जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स हैं उनके बीच में एक रियल चॉइस होनी चाहिए, मतलब कि जो पार्टीज खड़ी हो रही है उनके ऑपोजिशन में भी पार्टी खड़ी हो। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज देयर चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। और पीपल के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी को भी वोट दे सके, और अगर कोई रूलिंग पार्टी है तो उसको हटा के जो ऑपोजिशन पार्टी है उसको भी जिता सके। ठीक है। सो क्या फीचर्स इसमें से निकल रही है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो एक डेमोक्रेसी किस तरीके से होनी चाहिए? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। ठीक है। वेयर जो करेंटली जो पावर में है उनको भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए लूज होने का। ठीक है। मतलब अगर कोई ए पार्टी अगर पावर में है तो इस पार्टी के पास भी चांस है कि वो या तो जीत सकती है या तो हार सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। सो वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट आवर डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में और भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो अब आ जाता है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब ये क्या है इसके अंदर समझते हैं। Earlier, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchisee। तो अर्लियर हम लोग पहले क्या समझ रहे थे, क्या जानते थे कि ये जो स्ट्रगल हुई थी डेमोक्रेसी के लिए फॉर द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यही है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, कि एक पर्सन की एक ही वोट काउंट हो और उस एक वोट की वैल्यू भी एक ही हो। ठीक है। So this principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote। तो क्या क्या डिनाइल है इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की? कुछ कुछ हमारा कुछ कुछ जगह में उस चीज़ को देखते हैं। जैसे until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। ठीक है। तो हर एक सिटीजन्स के पास राइट है वोट देने का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वुमेन को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिल रहा है, राइट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। ये सऊदी अरेबिया का बात है अंटिल 2015 तक। सेकेंड है, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। तो एस्टोनिया में क्या हुआ कि जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग रह रहे हैं उनको इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि वो वोट तक नहीं दे सकते, उनकी जो राइट टू वोट वाली सिस्टम है वो तक उनको नहीं मिल पा रही। थर्ड है कि इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो वहाँ के जो मूल निवासी है उनकी वोट की ज़्यादा वैल्यू है, और इन कंपेयर्ड विद जो अदर जैसे कि इंडियन फिजियन है उनकी वोट की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ क्या दिखी? ये सब एक एग्ज़ाम्पल दिखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी का ये सब जगह में किस तरीके से डिनायल हो रहा है। ठीक है? सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी किस चीज़ पे बेस्ड है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ठीक है। तो वही चीज़ मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि ये जो ये जो यहाँ लिखा हुआ है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वाला चीज़, ये चीज़ ही जो है ये क्या बन जाती है, हमारी थर्ड फीचर बन जाती है डेमोक्रेसी की। ये डेमोक्रेसी में हर एक जो एडल्ट सिटीज़न है, जो जैसे कि इंडियन में 18 प्लस के जो अबव है वो क्या हो गया, एडल्ट सिटीज़न हो गए। तो एडल्ट सिटीज़न को का जो वोट है, एक वोट का वैल्यू एक ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसके अंदर क्या है वो भी चीज़ समझते हैं।
जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो जिम्बाब्वे जो है उसको इंडिपेंडेंस कब मिली, किससे मिली, तो वाइट माइनॉरिटी रूल से। कब मिली, तो 1980 में मिली, ठीक है। सो सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ। तो तब तक, उसके बाद जो 1980 था, 1980 के बाद उस कंट्री को कौन रूल कर रहा था, तो जानु पीएफ एक पार्टी थी जो फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ी थी। मतलब जो यहाँ पे जो जिम्बाब्वे में जो इंडिपेंडेंस हुआ था, उस इंडिपेंडेंस में सबसे मेन जो स्ट्रगल वो किसका था, तो जानु पीएफ पार्टी का था। तो इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड दी कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसके जो लीडर थे वो इंडिपेंडेंस तक वो क्या किए, जिम्बाब्वे को रूल किए। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जानु पीएफ। और इलेक्शंस हमेशा होती थी, बट वो इलेक्शंस कौन जीता था, तो जानु पीएफ की पार्टीज के ही मेंबर्स जीते थे, ठीक है। और उसके जो लीडर थे वो कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। सो प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। सो प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो तो पॉपुलर तो थे ही, पर साथ साथ वो क्या करते थे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे इलेक्शंस के लिए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया बहुत सारे टाइम्स तक, सेवरल टाइम्स तक। क्यों चेंज किया, क्योंकि उस चेंजिंग से उनकी पावर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती, टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। सो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी, उनकी उनके जो वर्कर्स थे उनको हरास किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को खारिज की जाती थी या डिसरप्ट किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। जितने भी अगर पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, किसके अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता था, वो चीज़ इलीगल है। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। तो उस कंट्री में एक ऐसा लॉ भी बना हुआ था कि उसमें अगर कोई भी सिटीजन्स अगर गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसके राइट को, मतलब वो क्रिटिसाइज करने का राइट को क्या कर दिया गया था, लिमिट तक एक लिमिट फॉर्म कर दिया गया था, एक बाउंडेशन ला दिया गया था। सो टेलीविजन एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग्स पार्टी वर्जन। जितने भी टेलीविजन्स हो गए, रेडियो हो गए, जितने भी उसमें चीज़ें चल रही है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और वो जो है उसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टीज के बारे में बताई जा रही है। देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट harassed those journalists who went against it। तो कुछ कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थी जो अगेंस्ट गवर्नमेंट के कुछ पब्लिश भी करती थी। तो गवर्नमेंट के लोग क्या करते थे, उस जर्नलिस्ट को, उन जर्नलिस्ट को क्या करते थे, हरास करते थे। तो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। वो कोर्ट के जजमेंट्स को भी इग्नोर करते थे एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। तो जितने भी जज थे उनको प्रेशराइज भी करते थे, और उनको उनके जज जितने भी जजमेंट्स होते थे उनको क्या करते थे, इग्नोर भी करते थे वो। सो ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो 2017 में ये जो भाई साहब है रॉबर्ट मुगाबे, इनको क्या कर दिया गया था, उन इनको उनके ऑफिस से फोर्सफुली निकाल दिया गया था, ठीक है। मतलब कि इनकी जो लीडर वाली जो पावर थी वो ख़त्म हो गई थी। So this example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient। तो जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि रूलर्स की अप्रूवल तो नेसेसरी है, बट वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है। तो इस चीज़ को किस तरीके से दूर करना होगा एक डेमोक्रेसी वाले कंट्री में, तो हमें उस चीज़ को इलेक्शंस को ध्यान देना होगा, इलेक्शंस में लुकआउट करना होगा। तब ये सब चीज़ पे हम नज़र डाल सकते हैं, तब ये सब चीज़ को हम ध्यान से देख सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। और इलेक्शंस के पहले क्या हो रही है और इलेक्शंस के बाद क्या हो रहा है। मतलब कि इलेक्शन से पहले आप जितने भी पॉलिटिशियंस को देखेंगे, तो उनका रंग रूप कुछ, मतलब वो अलग ही तरीके से आपके सामने पेश होंगे।
बट अगर आप वो इलेक्शंस के बाद देखेंगे तो वो चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है? सो ये सब चीज़ भी इम्पोर्टेंट है टू लुक आउट। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। तो एक सफिशिएंट रूम मतलब कि एक सफिशिएंट स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है? जिसमें क्या हो सके, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके, एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके और उस नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी में पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी क्या कर सके, मतलब एक दूसरे को अपोज कर सके, ठीक है, इलेक्शन से पहले। सो दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो इस चीज़ से क्या समझ में आता है कि स्टेट को सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and to take other political actions। तो सिटीजन्स को क्या क्या राइट मिलनी चाहिए उनको, मतलब वो खुल के सोच सकते हैं। टू हैव ओपिनियंस, वो अपना ओपिनियंस भी रख सकते हैं, वो उन ओपिनियंस को पब्लिक में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वो अपने एसोसिएशंस भी फॉर्म कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल के अगेंस्ट एक्शंस भी ले सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल वाली चीज़ हो रही है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शंस भी ले सकते हैं। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स वेयर ओबेड बाय एवरीवन। तो ये सब जितने भी राइट्स है वो, उन राइट्स को कौन मेंटेन करके रखेगा, तो जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो उन सभी राइट्स को मेंटेन करके रखेगी सबके सबके बीच में, कि किसी के बीच में डिस्प्यूट ना हो, कोई रूल्स एंड लॉज को डिनायल ना कर सके, ठीक है, सब कोई रूल्स एंड लॉज को ओबे करे, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें जितने भी रूल्स एंड लॉ है उनको कौन मेंटेन करेगा, तो जुडिशरी सिस्टम करेगी, ठीक है। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में हम इन सभी राइट्स को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सिमिलरली कुछ कुछ कंडीशंस होती है जो अप्लाई होती है जब इलेक्शंस हो जाती है तब। तो वो कंडीशंस किस पे अप्लाई होते हैं, तो गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्री में रन कर रही है, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है कि वो किस तरीके से मतलब कुछ कंडीशंस उन पे अप्लाई होती है। तो क्या है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है जो उसके मन में आए, जो गवर्नमेंट के मन में आए वो अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकती है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उन बेसिक रूल्स का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हो गए एक कंट्री में, उन सभी के राइट्स को गारंटी और रिस्पेक्ट करना चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। और जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं, जितने भी मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि खुद के मन में आया तो खुद से डिसीजन ले लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत सारे कंसल्टेशंस के बाद वो डिसीजन को अप्रूव या अलाउ करना चाहिए, ठीक है, वो डिसीजन लेना चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जितने भी ऑफिस में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड होती है। किसके द्वारा असाइंड होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा असाइंड होती है। ईच ऑफ these इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू पीपल बट ऑल्सो टू दी अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो ये सिर्फ पीपल के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ये जितने भी और अदर ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी अकाउंटेबल है ये सब चीज़। वी शैल रीड मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 4। ये सब चैप्टर 4 में हम क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे है कि बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक हमने 3 फीचर्स पढ़ लिया है डेमोक्रेसी का। अब ये जो फोर्थ एंड फाइनल फीचर है वो क्या है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। तो एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रन करनी चाहिए, तो वो उनकी कुछ लिमिट्स भी होनी चाहिए। और वो लिमिट्स को कौन सेट करेगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स के द्वारा वो सेट होंगी, ठीक है। फिर है कि समरी डेफिनेशन। तो ये समरी डेफिनेशन में क्या है, लेट अस सम ऑफ दिस डिस्कशन। तो अभी तक जितना भी हमने फीचर्स को पढ़ा, जितने भी फीचर्स को हमने समझा, उन सभी फीचर्स को हम देखते हैं। तो पहले तो हमने स्टार्ट किया था एक सिंपल डेफिनेशन से, कि लिखा हुआ था कि अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट।
हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो जो ये जो डेफिनेशंस था, ये जो डेफिनेशन था वो एडिक्वेट नहीं था, ये प्रॉपर नहीं था पूरा तरीके से, ठीक है? सो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम्पल्स ये हमने क्या किया, अलग-अलग फीचर्स को निकाला, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को देख के। किसके फीचर्स को निकाला? तो डेमोक्रेसी के फीचर्स को निकाला। So accordingly, democracy is a form of government in which first is rulers elected by the people take all the major decisions. Second, elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. Third, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, and the exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen rights. तो ये सभी राइट्स, ये सभी फीचर्स, सॉरी, ये सभी फीचर्स को हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सभी फीचर्स को हमने कवर किया है, ठीक है? तो दोस्तों डेट्स एंड ऑफ इट। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, बट अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये जो ये जो 1.3 वाई डेमोक्रेसी है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो जो आपको पूछना हो, ठीक है? आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर ये वीडियो आपको किसी ऐसे इंसान तक पहुँचाना है जिसको ये चैप्टर को समझना है और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उस तक आप प्लीज़ शेयर कर दें, ठीक है? सो टिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रीचिंग द स्टार्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।